हाँ, राष्ट्रपति के ऊपर लगातार हमारी चर्चा चल रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी अधिसूचना, नामांकन, समीक्षा, ठीक है, और चुनाव और नाम वापस लेना। ये भी आप लोगों को बताया था। वैसे हम आगे जिक्र करेंगे। अधिसूचना जारी कब होती है? तो करीबन 60 दिन पहले। जो पहले वाला राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल अगर खत्म होने वाला है तो खत्म होने से पहले कितने दिन? 60 दिन पहले अधिसूचना जारी हो जाती है। अधिसूचना जैसे ही जारी हुई उसके बाद करीबन कितने दिन तक नामांकन चलता है? 14 दिन तक। 14 दिन के जस्ट अगला जो दिन होता है उस दिन कितने पात्र उम्मीदवार हैं और कितने अपात्र हैं ये निर्धारित कर लिया जाता है रिटर्निंग अधिकारी द्वारा। नामों की छटनी होने के बाद अगला दिन जो होता है वो कैसा होता है? नाम वापस लेने का दिन होता है। अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि मैं चुनाव में जीत नहीं सकता, ठीक है, उसको लग रहा है कि फालतू काम का खर्चा हो जाएगा 15,000 रुपये का, तो वो अगर अपना नाम वापस लेना चाहता है तो ले सकता है, ठीक है। और जब व्यक्ति अपना नाम वापस लेता है उसके अगले 15 दिन के भीतर भीतर चुनाव हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को बताई थी। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंदर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम जो 1952 में बनाया है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। कब कब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, कौन रिटर्निंग अधिकारी बनेगा, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ तक हमने बात की थी। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे किसके ऊपर? प्रस्तावक और समर्थक के ऊपर। और आप लोगों ने भी ये कहा कि राष्ट्रपति के चुनावों में शुरुआत में तो ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हुए और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको एक भी मत नहीं मिला, और हमको लगा कि राष्ट्रपति का चुनाव मजाक नहीं बन जाए, तो इसलिए हमने धीरे धीरे प्रस्तावक और समर्थक की जो संख्या है वो बढ़ा दी। उससे क्या हुआ तो समझना है यहाँ पे। जैसे आप लोगों को बताया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं लिखी हुई है, ठीक है। आप ये कहोगे कि मैं भारत का नागरिक भी हो चुका हूं, न्यूनतम आयु मेरी 35 वर्ष हो चुकी है, मैंने लाभ का पद भी ग्रहण नहीं किया है और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता मैं रखता हूं, ठीक है, तो मैं क्या राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता हूं? तो उसके पीछे एक टर्म एंड कंडीशन है जो कहां पे लिखी हुई है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंदर ये बात लिखी हुई है। उसी अधिनियम में क्या लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट डालने वाले लोग हैं, जो वोट डालने वाले लोग हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले लोग कौन हैं आप लोगों को बखूबी बताया है। एक तो एमएलए होते हैं, दूसरे एमपी होते हैं। एमपी कितने थे? 776, एमएलए 4033। ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमएलए एमपी वोट डालते हैं उसमें से करीबन 50 एमएलए या एमपी आपके नाम का प्रस्ताव रखते हैं और 50 लोग उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। अगर तो ऐसी कंडीशन में आप राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन कर सकते हो। अरे बात समझ में? जीतना नहीं है, जीते नहीं हो अभी, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल हिस्सा लेने के लिए पार्टिसिपेशन अगर आपको करना है तो आपको कितने प्रस्तावक चाहिए? 50। और 50 क्या चाहिए? समर्थक। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालने वाले एमएलए एमपी हैं उसमें से करीबन आपको 100 एमएलए एमपी अगर जानते हैं, कितने? 100, तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में आप राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में या प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हो। आ रही बात समझ में? अब आप खुद ही कल्पना करके सोचो कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपको खड़ा होना है तो आपको 100 एमएलए एमपी से लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। और इवन इतना बता दूं कि अगर मान लो कि ए उम्मीदवार था, इसके 50 प्रस्तावक रहे और 50 समर्थक रहे, जिन 100 लोगों ने ए को समर्थन दिया है वही 100 लोग दूसरे कैंडिडेट को समर्थन नहीं दे सकते। ये भी ध्यान में रखना कि अगर किसी वोटर्स ने किसी प्रत्याशी को समर्थन पहले ही दे दिया है कि मैं इसके नाम का प्रस्ताव में समर्थन देता हूं, या जो भी बताया उसने समर्थन दे दिया, तो वो दूसरे कैंडिडेट को समर्थन नहीं दे सकता। ये बात ध्यान में रखना। तो 100 अलग अलग होने चाहिए और ये जो 50-50 है वो भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिन 50 के पास प्रस्तावक रहे और वही 50 समर्थन में बन जाए, नहीं, 100 लोग अलग अलग होने चाहिए। तो मान के चलना कि आपको 100 एमएलए एमपी अगर जानते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप खड़े हो सकते हो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है। मूल संविधान में तो लिखा हुआ ही नहीं है वैसे, ठीक है। जो मूल अधिनियम था 1952 का, उसमें एक प्रस्तावक और एक समर्थन की आवश्यकता थी, ठीक है। और आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपको प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना है तो आपके कितने पैसे जमा करवाने पड़ते हैं?
15,000 आप जानते हो, लेकिन जो मूल अधिनियम था उसमें शून्य था, मतलब जीरो, एक भी रुपया आपको जमा नहीं करवाना है और एक प्रस्तावक और एक समर्थन की आवश्यकता है। फिर आप लोगों को बताया मैंने कितना फर्जीवाड़ा हो गया, ठीक है, आलतू फालतू उम्मीदवार खड़े होने लग गए। फिर करीबन 1974 के अंदर जाके हमने इस अधिनियम में संशोधन किया और 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक और 2500 रुपये जमा करवाने, मतलब 2,500 रुपये जमा करवाने की बात कही। फिर भी लगा कि 2500 रुपये भी जमा हो रहे हैं और 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक मिल रहे हैं और फर्जीवाड़ा और भी नहीं रुक रहा है, तो उन्होंने फिर राशि और बढ़ा दी कि 2500 की जगह राशि कितनी कर दी, 97 में जाके 1997 में जाके फिर बदलाव किया इस अधिनियम में, और 2500 की जगह उन्होंने कर दिया 15,000 रुपये। कितने कर दिए? 15,000। और जो प्रस्तावक और समर्थक 10-10 किए थे उसकी जगह उन्होंने कर दिए 50-50। आ रही बात समझ में? तो अब राष्ट्रपति के चुनावों में ज़्यादा फर्जी उम्मीदवार खड़ा तो नहीं हो पाता है, क्योंकि कम से कम 100 एमएलए एमपी जानते हैं और 15,000 रुपये उसकी जेब में पड़े हैं, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो लिखना, हेडिंग लगा दी थी प्रस्तावक और समर्थक, प्रपोजर और सेकेंडर। लिखना, हेडिंग लगा देना एक बार तो, प्रस्तावक और समर्थक। उसके बाद लिखना ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि जो प्रस्तावक और समर्थक हैं उनका उल्लेख संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में लिखा हुआ है। तो पहली लाइन तो लिखो, प्रस्तावक व समर्थक का उल्लेख, प्रस्तावक व समर्थक का उल्लेख राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में किया गया है। वैसे पूरा नाम क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन, पर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखो तो चल जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में किया गया है। प्रस्तावक व समर्थन का उल्लेख राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मूल अधिनियम में एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक की आवश्यकता थी। मूल अधिनियम में एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक की आवश्यकता थी। नेक्स्ट लिखो, 1974 में संशोधन कर 10 प्रस्तावक व 10 समर्थक तथा 2500 रुपये 2500 रुपये जमानत राशि 2500 रुपये जमानत राशि, मतलब देखो ये जमानत राशि है, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवानी होती है। और आप अगर जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके वोट के 6वां% अगर आप वोट नहीं लाए तो आपको जो जमानत राशि वो ले ली जाती है। देखो बताया क्या जाता है कि अगर कुल वोटों का 1/6 अगर नहीं लाता है तो उसकी राशि ले ली जाती है, बल्कि कुल वोटों का नहीं है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके 6वां भाग, वो जितने वोट लाया है उसके अगर 6वें भाग तक की आप वोट नहीं लाते हो तो आपकी जमानत राशि ले ली जाएगी। ठीक है, और जीतने वाला कैंडिडेट वैसे कौन होता है? जिसके पास निश्चित कोटा होता है, तो निश्चित कोटे का लगभग कितना? 6वां भाग, ये ध्यान में रखना।
ठीक है, चलो लिखो क्या लिखा, का प्रावधान किया गया, जमानत राशि का प्रावधान किया गया। फिर लिखना 1997 में 1997 में 50 प्रस्तावक, हाँ 1997 में 50 प्रस्तावक व 50 समर्थक, 50 प्रस्तावक व 50 समर्थक तथा 15,000 रुपये जमानत राशि का प्रावधान किया गया। 15,000 रुपये जमानत राशि का प्रावधान किया गया। ठीक है, एक नोट लगा के एक लाइन लिखना, प्रस्तावक व समर्थक, प्रस्तावक व समर्थक निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। प्रस्तावक व समर्थक निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। प्रस्तावक व समर्थक निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। लिखा, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ब्रैकेट में कर देना एमएलए एमपी, दिमाग में रहेगा, निर्वाचक मंडल अगर नहीं पढ़ो तो भी। ठीक है, ब्रैकेट में एमएलए प्लस एमपी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रस्तावक व समर्थक अलग अलग होने चाहिए, ये भी लिख देना, प्रस्तावक व समर्थक अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लेना एक बार कि जो जमानत राशि है उसका क्या है, एक सिस्टम होता है कि अमूमन ये बता दिया जाता है कि जो जितने टोटल वोट हैं उसका अगर वो कितना 6% या छठवां भाग अगर नहीं लाता है तो वो जमानत राशि ले ली जाती है। बल्कि ऐसा नहीं है, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि वोट अगर हो गई, ठीक है, वोटिंग अगर हो गई तो उसके बाद वोटों की क्या होती है, छटनी होती है कि कितने वैलिड वोट हैं और कितने इनवैलिड वोट हैं, वैध और अवैध वोटों की गणना होती है। ठीक है, जो वैध वोट होते हैं उन्हीं का क्या निकाला जाता है, निश्चित कोटा निकाला जाता है। ठीक है, और कोटा क्या होता है, जितने वैलिड वोट हैं उससे प्लस उसके आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, मान लो कि वैलिड वोट कितने हैं 100 का आधा कितना हो गया 50, 50 प्लस 1, ठीक है, मतलब 51 क्या हो गए, निश्चित कोटा हो गया। तो ये जो कोटा डिसाइड होता है, आ रही बात समझ में, उस कोटे का लगभग 6% से भी कम अगर वोट लाता है, 6% ले आता तो ठीक बात है, पर 6% उस कोटे से भी कम लाता है तो ये जमानत राशि आरबीआई ले लेगा वापस। आ रही बात समझ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट छापने का काम करता है। कितने से कितने तक के नोट छाप सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे अपना विषय नहीं है, पर मैक्सिमम कितने का छाप सकता है वो, अपने 2000 का देखा इसलिए 2000 मानते, पर वो मैक्सिमम 10,000 रुपये का नोट करता है ना, और मिनिमम 2000 रुपये, 2 रुपये से 1 रुपये का नोट भारत का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा निकाला जाता है। चलो छोड़ो, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप तो राष्ट्रपति पढ़ो। चलो लिखना, लिखो जमानत राशि, नेक्स्ट लाइन में लिखो जमानत राशि, जमानत राशि आरबीआई, आरबीआई जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करवाई जाती है। जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करवाई जाती है। आरबीआई के पास जमा करवाई जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यदि प्रत्याशी,
आरबीआई के पास जमा करवाई जाती है, लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यदि प्रत्याशी, प्रत्याशी यानी उम्मीदवार जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, यदि प्रत्याशी निश्चित कोटे का, निश्चित कोटे का छठवां भाग, निश्चित कोटे का छठवां भाग वोट नहीं प्राप्त करता है, निश्चित कोटे का छठवां भाग वोट प्राप्त नहीं करता है, वोट प्राप्त नहीं करता है, तो जमानत राशि आरबीआई द्वारा जब्त कर ली जाएगी, आरबीआई द्वारा जब्त कर ली जाएगी, आरबीआई द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, चलो अब सब कुछ हो चुका है, प्रस्तावक समर्थक मिल चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रपति की पदावधि, हेडिंग लगा देना, राष्ट्रपति का पदावधि यानी उसकी जो टेन्योर है उसका कार्यकाल। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। लिखा? ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, आप सामान्य रूप से थोड़ी बहुत बातें जानते होंगे। जैसे मैं आप लोगों को पूछूं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, है ना, बता सकता है, दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा एक बार तो। ठीक है, कितना होता है, 5 साल। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, बात कर रहे हैं किसकी, अनुच्छेद 56 की, जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि यानी उसका टेन्योर यानी उसका कार्यकाल लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं जैसे एक सामान्य क्वेश्चन पूछ लो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, पर 5 वर्ष की जो अवधि है वो कहाँ से काउंट होती है, उसके पद ग्रहण की तारीख से, या चुनाव के रिजल्ट आने की तारीख से, या राजपत्र में उसके नाम का जब प्रकाशन हो जाता है वहाँ से, या जब अधिसूचना जारी होती है वहाँ से कि चुनावों की, पद ग्रहण करता है। क्योंकि अनुच्छेद जो 56 है उसकी जो धारा फर्स्ट है, सब क्लोज 1, उसी में लिखा हुआ है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। कब तक? आपके मन में एक और सवाल हो सकता है कि सर फिर क्या 5 साल जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो रवाना हो जाएगा? नहीं होगा, वो भी इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है सारी बातें। फर्स्ट क्या कहता है कि पद ग्रहण की जो तारीख है, पद ग्रहण से कितने वर्ष, 5 वर्ष की अवधि तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा, ये सब क्लोज 1 कहता है। इसी सब क्लोज के अंदर अलग अलग उपभाग हैं कि मान लो कि पद ग्रहण की 5 वर्ष तक तो रहेगा, पर उसका मन नहीं हुआ तो भाई मैं तो नहीं रहना चाहता हूं, 5 लाख रुपए में मजा नहीं आ रहा है ना, तो मुझे तो अच्छा करना है, तो मान लें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति लिखित रूप में, आ रही बात समझ में, राष्ट्रपति लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है भाई, 5 साल तक काम नहीं करना है, आ रही बात समझ में, तो उपराष्ट्रपति लिखित रूप में देगा, है ना, उसके सिग्नेचर भी बाकायदा होने चाहिए वहां नीचे, ये लिखा हुआ है हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा। ऐसा नहीं कि किसी ने लेख टाइप करके भेज दिया उपराष्ट्रपति के कार्यालय में कि राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं काम करना चाहते हैं और नीचे राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं है, तो आ रही बात समझ में, तो कोई भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो ये लिखा हुआ है क्या कर सकता है, पद त्याग सकता है, ये बात तो हो गई। उसके अलावा इसी के अंदर जो सब क्लोज का जो बी भाग है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है, क्या किया है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, और अंग्रेजी में इसके लिए वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, अगर संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 61 में दी हुई महाभियोग की प्रक्रिया से उसे हटाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में, सारी बातें अपन एक साथ पढ़ेंगे, बात करेंगे।
महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां पे लिखी हुई है कि क्या प्रोसेस है महाभियोग की, ठीक है, वो कहां पे लिखी हुई है 61 में, ठीक है। तो संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में दी हुई महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि तीसरी बात यहां पे ये लिखी हुई है कि जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पुराना राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ेगा, ये भी लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? जैसे अमूमन 25 जुलाई को लगभग सारे राष्ट्रपति पद ग्रहण कर ही लेते हैं, पर मान लो कि बीमार हो गया है ना, थोड़ी देरी हो सकती है 1-2 दिन की, तो मान लो कि 25 जुलाई की जगह ये मान ले कि 28 जुलाई तक खींच लिया इसने लंबा, ठीक है, ज्यादा तो नहीं 1-2 दिन और खींच लिया। तो ऐसी कंडीशन में जो पुराना राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल भले 5 साल का हो जाएगा पर वो अपने पद पर बना रहेगा। ऐसा अनुच्छेद 56 का सब क्लोज 1 की जो धारा सी है वो बताती है। क्या बताती है? कि जब तक नया राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पुराना राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो नया राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक पुराना राष्ट्रपति रहता है, ऐसा लिखा हुआ यहां पे, बात करेंगे अभी। अब जो अनुच्छेद 56 की जो धारा 2 है, देखो ये धारा 1 के अलग अलग पार्ट हैं। जो धारा 2 है वो क्या कहती है कि अगर इस बात के अकॉर्डिंग, मतलब ये वाली जो धारा फर्स्ट है यहां पे लिखी हुई है कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, तो धारा जो 2 है वो क्या कहती है कि उपराष्ट्रपति है वो इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के गणतंत्र का प्रतीक है और जनता द्वारा चुना हुआ है और हेड ऑफ स्टेट है। और हेड ऑफ स्टेट बनाया किसने है? जनता ने बनाया है। हाँ, ये बात अलग है कि इनडायरेक्ट बना है, वो सीधा जनता ने नहीं चुना है, ठीक है। पर सबसे पहले पता किसको लगना चाहिए? भारत की जनता को, कि भारत का राष्ट्रपति अब पद पर नहीं रहा है। इसीलिए जनता का प्रतिनिधित्व कौन सा दल करता है? लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए 56 की जो धारा 2 है वो क्या कहती है कि अगर राष्ट्रपति ने लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यह भी अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 56 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और क्या बातें ध्यान में रखनी है? वैसे बात करेंगे, ये बातें लिखेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं एक तो 56 की, एक अनुच्छेद 62 की, एक अनुच्छेद 65 की और एक अनुच्छेद 70 की। आप कभी भी इन चारों अनुच्छेदों को जोड़ के तो नहीं पढ़ते, जहां तक मेरा मानना है। मैं क्यों जोड़ रहा हूं समझना। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कितने साल तक रहेगा? 5 साल तक रहेगा, ठीक है। तो मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया 5 साल से पहले, तो क्या होगा? तो अनुच्छेद 62 ये कहता है कि 6 माह के भीतर भीतर आपको चुनाव करवाने होंगे। अगले कितने महीने के भीतर? 6 माह के भीतर। कि मान लो कि 5 साल से पहले पद पे मृत्यु हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो अगले चुनाव कितने महीने में करवाने हैं? 6 महीने में। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 62 कहता है। आप ये पूछोगे कि फिर 6 महीने तक राष्ट्रपति कौन रहेगा? ये बात भी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। ये बात ध्यान में रखना। आई बात समझ में? एनी हाउ कंडीशन, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। कोई न कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन तो करेगा। तो अनुच्छेद 65 ये कहता है कि 6 माह की अवधि जो है, या जब जब राष्ट्रपति नहीं है तब तब जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये लिखा हुआ कहां पे? अनुच्छेद 65 में, कि भाई ये 6 महीने की जो अवधि है उसमें कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 65 में। पर ये लास्ट इतना ही लिखा हुआ था अनुच्छेद 65 में कि जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ था। पर आप लोगों को बताया मैंने 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव बहुत रोचक रहे थे भारतीय इतिहास के। और 1969 के समय ही एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी हमारे चुनाव में। क्या हुआ? क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 65 कहता है। पर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा, ऐसी कंडीशन रही तो, और ऐसी कंडीशन 1969 में भारत के सामने आई थी, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ तो था नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा आया? जैसे भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। उस समय कौन थे? जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, पद खाली हो गया। उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी
गिरी। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। आ रही बात समझ में? अब 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन खड़ा हुआ? नीलम संजीव रेड्डी खड़े हुए, और वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की तो मृत्यु हो चुकी थी, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। पर 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी को यूं लगा कि मैं भी राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, ठीक है, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। अब ऐसी कंडीशन में 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है, वीवी गिरी चुनाव लड़ने के लिए नीलम संजीव रेड्डी के सामने खड़े हो चुके हैं, और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। अब राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? ये सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या थी, और संविधान में लिखा हुआ था ही नहीं कुछ भी। पर अनुच्छेद 70 में यह लिखा हुआ था कि कभी भी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि राष्ट्रपति का पद खाली है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसको लेकर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 70 क्या कहता है कि अगर कभी भी ऐसी जरूरत पड़ी कि मान लो कि राष्ट्रपति का पद खाली ही रह गया, तो राष्ट्रपति का पद वैसे खाली रहता ही नहीं है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करवाने के लिए राष्ट्रपति के कर्तव्य कोई ना कोई तो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन तो करेगा, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कानून कौन बना सकती है? संसद। और 1969 में फिर संसद ने इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया। ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। ये किसने बनाया? संसद ने बनाया, क्योंकि अनुच्छेद 70 में किसको पावर दे रखी थी? संसद को पावर दे रखी थी कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करवाने के लिए संसद किसी भी कंडीशन में कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। ये 70 जो अनुच्छेद 70 में जो दिया हुई जो पावर है संसद के पास, उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए संसद ने एक अधिनियम बना दिया, राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969। और इसी अधिनियम में उन्होंने क्या लिख दिया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, तो जो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो सीनियर न्यायाधीश होगा, या जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जो सीनियर न्यायाधीश हैं क्रम से, आ रही बात समझ में? और सुप्रीम कोर्ट में करीबन कितने न्यायाधीश हैं? वहां पे उस समय 31 न्यायाधीशों की संख्या है करीबन, आ रही बात समझ में? तो एक नहीं है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 30 तक तो नहीं मर जाएंगे एक दिन में, संभावना नहीं है। अगर रातों रात ऐसी कंडीशन होगी कि 30 नहीं है, तो फिर अनुच्छेद 70 में संसद के पास पावर तो है ही है, वो कोई ऐसा एक्ट बना देगी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। आ रही बात समझ में? हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी मर जाए, संसद के पास पावर है, एमएल एमपी को बना दे, कुछ भी कर सकती है, या मुझे ही बना दे संसद कर लूट के, है ना? इतना जानते ही हो सर, तो आ जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से बता रहा हूं, अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति 5 साल तक रहेगा, पर 5 साल से पहले अगर पद खाली हो गया तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होंगे। ऐसा कौन कहता है? अनुच्छेद 62, ठीक है। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने पर 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? तो यह अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में पावर किसके पास है? संसद के पास, वो कानून बना सकती है। और फिर कानून किसने बनाया था? संसद ने 1969 में। और फिर क्या लिख दिया? राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश, सीनियरिटी के हिसाब से बनता जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो समस्या हमारे सामने आई नहीं। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय बने थे, ठीक है, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था इसी अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलो, हाँ, नहीं आता है, उसको इस्तीफे देने की जरूरत थी नहीं, आ रही बात समझ में, पर उन्होंने दे दिया, आ रही बात समझ में। अगर वो नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि आप लोगों को शुरुआत में बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र और राज्य में कोई मंत्री का पद और राज्यपाल के पद, ठीक है, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति था, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, पर उन्होंने उस समय इस्तीफा ही दे दिया, आ रही बात समझ में। तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई, ठीक है। तो लिखो अनुच्छेद 56 के अंदर लिखो, अनुच्छेद 56 में लिखो, फर्स्ट लिखो अनुच्छेद 56 फर्स्ट, धारा फर्स्ट उसके लिखना, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 56 के अंदर आप लोगों ने हेडिंग लगाई है ना, राष्ट्रपति की पदावधि, उसी के अंदर लिखना। अनुच्छेद 56 में लिखो फर्स्ट में, राष्ट्रपति पद ग्रहण से
पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। राष्ट्रपति पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। फिर लिखना, ठीक है। अब स्मॉल एबीसीडी बना देना, ठीक है। फर्स्ट, इसी धारा फर्स्ट के अलग अलग ये सब क्लोज बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखो, ए के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा, मतलब लिखित रूप में, है ना, अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा पद त्याग सकता है। मतलब पद त्याग का मतलब क्या हो गया, त्याग पत्र ही होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, पहली बात तो ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, और बाकायदा उसके सिग्नेचर और लिखित रूप में देता है। तो ऐसा नहीं कि फोन पे कह दिया, फोन घुमा के, भाई मैं अब त्याग पत्र दे रहा हूं, मान लेना तू, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट लिखो, बी लिख दिया, उसके बाद सी लिखो। अच्छा, ए लिखा, उसके बाद बी लिखो, है ना, हाँ लिखो। संविधान का उल्लंघन ऑब्लिक करके अतिक्रमण या वॉयलेशन, अंग्रेजी में एक ही शब्द लिखा हुआ है, हिंदी में उल्लंघन और अतिक्रमण दोनों शब्द आ जाते हैं, ठीक है। वैसे एक और बात बता दूं कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संविधान का उल्लंघन का मतलब क्या होता है ये लिखा हुआ नहीं है कहीं पर। बस खाली इतना समझ लेना कि संविधान में जो दिए हुए प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग अगर राष्ट्रपति काम नहीं करता है तो वही कहलाता है संविधान का उल्लंघन। जैसे उसमें प्रावधान था कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाएगा और उसने प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलवाई, तो संविधान का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो। बाकी संविधान उल्लंघन का मतलब क्या होता है ये संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। लिखो, क्या लिखा, वॉयलेशन करने पर, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण या वॉयलेशन करने पर अनुच्छेद 61 में दी गई, ऐसा लिखा हुआ है वहीं आर्टिकल में, अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया से, इंपीचमेंट कहते हैं महाभियोग को, जब महाभियोग पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। हटाया जाएगा। एक और रोचक बात बता रहा हूं, सुनना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन अमूमन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि महाभियोग शब्द का प्रयोग कहां पे किया गया है। अब महाभियोग शब्द जो है वो अनुच्छेद 56 में भी लिखा हुआ है और अनुच्छेद 61 में भी लिखा हुआ है, दोनों जगह पे है। कहां पे है, अनुच्छेद 56 में भी है और अनुच्छेद 61 में भी है। महाभियोग शब्द का उल्लेख तो दोनों जगह है। दूसरी बात, महाभियोग की प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो कहां पे लिखी हुई है, तो अनुच्छेद 61 में लिखी हुई है, ये बात ध्यान में रखना। जबकि महाभियोग शब्द 56 में भी है और 61 में भी है। दूसरी बात कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा, ये जो कारण है वो वैसे अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है, पर अनुच्छेद 56 में भी है और अनुच्छेद 61 में भी कारण लिखा हुआ है, दोनों जगह पे है। कि आप लोगों को पूछ ले कि राष्ट्रपति को हटाने का जो कारण है संविधान का उल्लंघन, ठीक है, वो कहां पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, दोनों में, तो दोनों में लिखा हुआ है कारण। आ रही बात समझ में। और महाभियोग शब्द भी दोनों जगह पे लिखा हुआ है। बस ध्यान में क्या रखना कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, अगर ऐसा पूछा जाए तो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में पूरी प्रोसेस दी हुई है, ठीक है। तो एक नोट लगा के एक लाइन लिखना है, यहां पे नोट लगा के लिखो, महाभियोग शब्द
महाभियोग शब्द तथा संविधान का उल्लंघन यह दोनों महाभियोग शब्द तथा संविधान का उल्लंघन यह दोनों अनुच्छेद 56 व 61 में अनुच्छेद 56 व 61 में, मतलब अनुच्छेद 56 व अनुच्छेद 61 है ना, अनुच्छेद 56 व 61 में लिखे हुए हैं, मतलब दोनों जगह पे लिखे हुए हैं, ध्यान में रखना, लिखे हुए हैं। अमूमन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी है, ठीक है, महाभियोग शब्द का प्रयोग कहाँ पर है, तो दोनों जगह पे है, पर प्रोसेस कहाँ पे है, 61, ये ध्यान में रखना, बार बार कह रहा हूँ। ऐसा नहीं आ जाए कि कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और आप दोनों टिक करके आ जाओ, नहीं, प्रक्रिया कहाँ पे है, 61 में, पर शब्द कहाँ पे लिखे हुए, दोनों जगह पे, ठीक है, दोनों ध्यान में रखना। नेक्स्ट लिखो सी, थर्ड क्लोज जो है उसमें लिखो सी में, नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक पुराना राष्ट्रपति, ऐसे पुराना ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर मैं आसान भाषा में लिखवा रहा हूं तुमको, है ना, वहां की लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के तो पल्ले नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पुराना राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पुराना राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, पुराना राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, ठीक है। अब नोट लगा के एक लाइन लिख देना, नोट लगा देना, और फिर लिखना अनुच्छेद 56(2), नोट लगा के लिखना अनुच्छेद 56(2), जो धारा सेकंड है उसकी, क्योंकि धारा फर्स्ट में तो ये सारी बातें लिखी हुई थी, धारा सेकंड की बात कर रहा हूं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट भी लिखवा रहा हूं आगे। नोट लगा के लिखना अनुच्छेद 56(2) में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना या त्याग पत्र की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। फिर लिखना नेक्स्ट हेडिंग लगाना अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62, ठीक है। अनुच्छेद 62 पे फर्स्ट लिखना, अनुच्छेद 62 की दो धाराएं हैं। पहली धारा तो क्या कहती है कि जो पुराना राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उससे पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दो। आप क्या कह रहा है कि पुराना राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल अगर खत्म हो रहा है उससे पहले हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इसका खत्म हुआ है अब कल से स्टार्ट करते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं कि आज ये पेपर खत्म हुआ है अब कल से उसके स्टार्ट करते हैं या कल से तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति में भी ये लिखा हुआ है कि आपको तैयारी जब राष्ट्रपति का पद खत्म होता वहां से नहीं करनी है, आपको तैयारियां पहले से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पुराना राष्ट्रपति को बनाने में समस्या भी खड़ी हो जाए, ठीक है। तो अमूमन जब तक पुराना राष्ट्रपति है तब तक नया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाए, ऐसा बताया कहां पे, अनुच्छेद 62 के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन लिखो इसमें अनुच्छेद 62 में, वर्तमान राष्ट्रपति, ऐसा लिखना, वर्तमान राष्ट्रपति, अनुच्छेद 62 में लिखो वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि को कार्यकाल भी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले
वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, है ना, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, चुनाव द्वारा आता है ना, नियुक्त नहीं होता है। राष्ट्रपति को कोई अपॉइंट नहीं करता है, नियुक्त नहीं करता, जबकि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति को कोई नियुक्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित है। अगर नियुक्त होता तो हो सकता है कि गणतंत्र का प्रतीक भी नहीं होता। नियुक्त का मतलब कोई उसको नियुक्त कर रहा है कि मैं, नियुक्त का मतलब ये हो गया कि जब तक मैं चाहता हूं तब तक तू पद पर रहेगा। ये होता है नियुक्त का मतलब, कि जैसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया तो प्रधानमंत्री कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक प्रधानमंत्री रहेगा। पर राष्ट्रपति में ऐसा सीन नहीं है, राष्ट्रपति निर्वाचित है, वो चुनाव द्वारा हो जाना चाहिए उसका चुनाव, ठीक है, उसको कोई नियुक्त नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, नियुक्त का मतलब संविधान में उसका कार्यकाल स्पष्ट लिखा हुआ है, 5 साल तक रहेगा, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखो। ये तो अगले चुनाव की बात की। दूसरी धारा लिखना, राष्ट्रपति की मृत्यु, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, कोमा लगा के फिर लिखना, पद से हटाना, पद से हटाना तथा अन्य किसी कारण से, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाना या अन्य किसी कारण से पद खाली होने पर, पद खाली होने पर, पद खाली होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाने होंगे। 6 माह के भीतर चुनाव करवाने होंगे। 6 माह के भीतर चुनाव करवाने होंगे। है? राष्ट्रपति को पद से हटाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हटाते हैं। आगे हम इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, इसके बाद हम बात करेंगे, है ना, लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में हटाएंगे उसको उस समय। अनुच्छेद 61 में पूरी प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। प्रस्ताव कैसे आएगा, प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा, प्रस्ताव कैसे पारित होगा, कौन सा सदन इसकी जांच करेगा, जांच में कमेटी में कौन लोग हो सकते हैं, ठीक है, जांच दल कौन बिठाएगा, जांच होने के बाद क्या हो सकता है, ठीक है, महाभियोग लगने के बाद क्या हो सकता है, सारी बात करेंगे। लिखो, एक एक बात को तसल्ली के साथ पढ़ेंगे। एक नोट लगा के लिख देना। अच्छा, एक और बात बता रहा हूं, 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। और जो नया राष्ट्रपति बनता है वो पूरे कितने साल के लिए बनेगा? 5 साल के लिए बनेगा, है ना। ऐसा नहीं कि नए पुराने राष्ट्रपति ने 3 साल काम किया है तो अगला राष्ट्रपति 2 साल तक रहेगा, नहीं। जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो कितने साल तक काम करेगा? आ रही बात समझ में? क्योंकि फिर राष्ट्रपति के बार बार चुनाव ही करवाते रहेंगे क्या? 2 साल में वो रहेगा, फिर अगले चुनाव 2 साल बाद, है ना। तो कुल मिला के चुनाव की झंझट से बचने के लिए हमने क्या कर दिया कि अगला जो नया राष्ट्रपति बनता है वो कितने साल के लिए बनेगा? 5 साल के लिए। और ये कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 62 के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला जो राष्ट्रपति वो कितने साल के लिए बनेगा? पूरे 5 साल के लिए। तो लिखना चाहो तो एक लाइन लिख देना, नोट लगा के लिखना, नया राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए, नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। नया राष्ट्रपति पूरे कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा, ठीक है। 2 टर्म होती है यहाँ पे, एक तो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए या शेष अवधि के लिए। लोकसभा में, है ना, पंचायतों में, ठीक है, ये सारे चुनाव ऐसे हैं जहां पे शेष अवधि के लिए कार्यकाल होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री अगर नहीं है तो वो अगला मुख्यमंत्री बनेगा, वो शेष अवधि के लिए, पूरे 5 साल के लिए नहीं बनता है। जबकि राष्ट्रपति कितने साल के लिए? अगले पूरे 5 साल के लिए बनता है। नेक्स्ट लिखो, नोट लगा के एक लाइन, नोट लगा के एक लाइन लिखो, अनुच्छेद 65 के अनुसार,
नोट लगा के लिखो, अनुच्छेद 65 के अनुसार अनुच्छेद 65 के अनुसार जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता, अनुच्छेद 65 के अनुसार जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, इन शब्दों की आदत थोड़ी होनी चाहिए अब तुम लोगों को। निर्वहन, निर्वाचित, है ना, शेष अवधि ऐसा शब्द आ जाए, पदावधि आ जाए, कार्यकाल जैसा सामान्य शब्द नहीं मिलेगा, थोड़े भारी भरकम ही शब्द आएंगे पॉलिटी में। ठीक है, और जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी आपको सीधा सीधा कार्यकाल ऐसा आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कंपटीशन एग्जाम में पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा के अनुसार बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में जो अंग्रेजी में जो वर्ड दिया हुआ है, जो हिंदी में शब्द है, वही मान्य होता है। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में जो शब्द है उसके अलग अलग हिंदी में अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी भाषा है एज इट इज जो एग्जाम वाले होते हैं वही उठाते हैं। कि कल उठ के कोई अभ्यर्थी है या जो परीक्षा देने वाला जो बच्चा है वो आपत्ति दर्ज नहीं करवा दे, तो उस समय उनके पास भी लीगल रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया, ये बात हमने कहाँ से उठाई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। अरे बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो फिर लिखो, क्या लिखा, निर्वहन करेगा, ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा भी लिखा हुआ है, जब मान लो कि राष्ट्रपति घूमने के लिए विदेशों में गया है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति बीमार हो चुका है या किसी काम से वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो अनुच्छेद 65 में सब लिखा हुआ है। अगर बीमार हो जाए या ऐसी कोई भी कंडीशन है तो भी ऐसी कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद कौन बनेगा तो ये संविधान में लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, तो लिखना नेक्स्ट, लिखना अनुच्छेद 70, हेडिंग लगाओ, अनुच्छेद 70 में लिखो, अनुच्छेद 70 में लिखो। ठीक है, कुछ कुछ बातें मैं शॉर्ट भी कर रहा हूं आप लोगों को देखते हुए। ठीक है, हाँ लिखो, अनुच्छेद 70 में लिखो, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संसद कानून बना सकती है। वैसे वहां पे कानून नहीं लिखा हुआ है, उपबंध लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है, उपबंध। ठीक है, संसद उपबंध कर सकती है, पर आप लिखना चाहो तो आसान भाषा में संसद कानून बना सकती है। और फिर संसद ने कानून बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। कब बनाने की आवश्यकता पड़ी, 1969 में। क्यों पड़ी, क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी थी और वीवी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया। वीवी गिरी उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, वो क्या बनना चाहते थे, राष्ट्रपति। वैसे उनको त्याग पत्र देना कंपलसरी था, नहीं था, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ के पद में नहीं आता है, इसलिए उनको इस्तीफे देने की जरूरत थी नहीं। पर उन्होंने कहा कि थोड़ा देखें अपन भी क्या हो सकता है ना। त्याग पत्र किसको दिया, दोनों कौन कौन से, जाकिर हुसैन की तो मृत्यु हो गई। सुनो, अब सुनना, यहाँ पे ये बात भी रोचक है कि अब देखो जो उपराष्ट्रपति होता है वो त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो जो वीवी गिरी थे वो उस समय उपराष्ट्रपति थे और किसके रूप में काम कर रहे थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। फिर उनको लगा कि अब राष्ट्रपति तो रहा नहीं है, मर गया है, तो अब मैं अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति पद से किसको दूंगा। तो उस समय जो महान्यायवादी थे हमारे, ठीक है, उनको पूछा गया। महान्यायवादी मतलब समझ रहे हो, अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सरकारी वकील है केंद्र सरकार के, उनको पूछा कि अब मैं इसी कंडीशन में क्या करूं। तो उन्होंने एक सलाह दी कि आपको राष्ट्रपति का नाम नहीं लिखना है,
आप तो राष्ट्रपति कार्यालय के नाम से इस्तीफा दे दो। कहाँ, किसके नाम से इस्तीफा दे दो? राष्ट्रपति कार्यालय के नाम से आप अपना इस्तीफा दे दो, और वहां पे आप वहां के जो राष्ट्रपति कार्यालय के जो सचिव थे उनके हाथों में वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय के नाम से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जो उपराष्ट्रपति उस समय कौन थे? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति होते हुए किसको त्यागपत्र दे दिया? राष्ट्रपति कार्यालय को त्यागपत्र दे दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसा किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, यह आज तक विवाद का विषय है, पर उस समय कानूनविद उन्होंने ऐसा रास्ता उनको बता दिया है ना, क्योंकि राष्ट्रपति तो है नहीं, तो अब त्यागपत्र किसी न किसी को तो देना है। ठीक है, तो ये हुआ था उस समय। चलो लिखो, क्या लिखा? बना सकती है, लिखो। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, नेक्स्ट लाइन में, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो अनुच्छेद 70 में दी हुई है, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया। राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया, लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस अधिनियम के अनुसार, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, या तो उनकी मृत्यु हो जाए, या त्यागपत्र दे देते हैं, या उनको हटा दिया जाता है, या अन्य किसी कारण से उनका पद खाली है। ठीक है, तो क्या लिखा? अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये मामला क्यों हुआ था? जाकिर हुसैन उनके चक्कर में हुआ था। ठीक है, और उस समय कौन बने थे? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय बने थे। ठीक है, अगर एक लाइन बनाना चाहो तो लिख देना, जाकिर हुसैन मृत्यु वीवी गिरी त्यागपत्र। ठीक है, और हिदायतुल्लाह। ठीक है, और ये क्या थे उस समय? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये कब हुआ था? 1969 के अंदर, 1969। ठीक है, और इन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया था? राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में इन्होंने त्यागपत्र दिया था। याद कर लेना कुछ कुछ बातें। जस्टिस हिदायतुल्लाह
हिदायतुल्लाह भी है और हिदायतुल्लाह भी है, जो भी करना चाहो आपकी मर्जी। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया और जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब हमारे सामने कभी समस्या नहीं आएगी, जब सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीश नहीं रहेंगे उस टाइम कुछ देखना पड़ेगा, और सारे नहीं रहे ऐसा शायद ही संभव है। देखो असंभव तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब आएगी समस्या, पर एक पावर हमने किसको दे रखी है? हाँ, ठीक है। तो चाहते थे कि आज शपथ के बारे में कुछ बता दें, पर अगली क्लास में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट।